हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जिसे BIFR कहते हैं शॉर्टकट में, की स्थापना कब की गई थी? BFIR की स्थापना कब की गई थी? 1987 में किया गया था। ओके, जनवरी 1987 में किया गया था। औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में BIFR की स्थापना कब की गई? 1987 में किया गया था। जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना किया गया, यानी BIFR की स्थापना किया गया कब? 87 में। BIFR किस महीने से प्रभावी हुआ? तो किस महीने से प्रभावी हो गया था? 1987 से ही प्रभावी हो गया था। BIFR किस महीने से इफेक्टिव हो गया? 80 मई के 87 में। स्थापना किया गया जनवरी 87 में। ओके, फिर 5 महीने बाद ही 1987 में 5वां महीना में क्या हो गया? एक्टिव हो गया, यानी प्रभावी हो गया। ओके, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। ओके, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है किससे निर्मित? शेर है, कोग से निर्मित है। मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है किससे निर्मित? शेर है। शेर जो निर्मित है कोग से है। बालकृष्ण इराडी समिति कौन सा? बालकृष्ण इराडी समिति किस संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था? NCLT का दिया था। ठीक है, बालकृष्ण इराडी समिति ने किस संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था? NCLT का सुझाव दिया था। NCLT का बालकृष्ण इराडी ने। ओके, बालकृष्ण इराडी ने क्या किया? सुझाव दिया था NCLT का। ओके, NCLT को किस विषय में जांच की कारगर व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान या प्राप्त है? जो रुग्ण कंपनियां हैं उसको जांच को कारगर व्यवस्था बनाने की शक्ति दी गई है। रुग्ण कंपनियां। NCLT का किस विषय में जांच की कारगर व्यवस्था करने की शक्ति दी गई, यानी NCLT ही करेगी रुग्ण कंपनियां की जांच। ओके, रुग्ण कंपनियां की जांच कौन करेगी? NCLT, जिसकी स्थापना बालकृष्ण इराडी समिति ने किया था। ओके, NCLT की स्थापना करिए, ये क्या करेगी? रुग्ण कंपनियां की जांच व्यवस्था करेगी। पुनर्वास विधि के निर्माण हेतु उपकर किस आधार पर लगाया गया था? उपकर किस आधार पर लगाया गया था? तो कंपनी की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति पर लगाया गया था। पुनर्वास विधि के निर्माण हेतु उपकर किस आधार पर लगाया गया था? तो कंपनी की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति के आधार पर लगाया गया था। ओके, पुनर्वास विधि के निर्माण हेतु
उपकर जो है किस आधार पर लगाया गया था? कंपनी की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति के आधार पर लगाया गया था। पुनर्वास उपकर की दर क्या निर्धारित की गई थी? आधा से 1% किया गया था। ओके, पुनर्वास उपकर की दर क्या निर्धारित की गई थी? आधा से 1%। ओके, पुनर्वास उपकर की दर क्या निर्धारित की गई थी? आधा से 1%। IFCI का प्रमुख उद्देश्य क्या है? IFCI का प्रमुख उद्देश्य है दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। ओके, दीर्घकालीन हो या मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना हो। ओके, IFCI का प्रमुख उद्देश्य है दीर्घकालीन हो या मध्यकालीन। IFCI किन क्षेत्रों के उद्यमों को साख प्रदान करता है? तो ये है प्राइवेट हो या सहकारी क्षेत्र हो, ये दोनों को करता है। ओके, प्राइवेट हो या सहकारी, इसे ही क्या करेगा? इस प्रकार के उद्यमों को साख प्रदान करेगा। ठीक है, लेवल साख निजी या सहकारी क्षेत्र दोनों को। ICICI का पूर्ण रूप क्या है? ICICI बैंक का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम लिमिटेड है ICICI का। ओके, ICICI का कार्य किस क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की सहायता करना है? तो प्राइवेट क्षेत्र की उद्यमों की स्थापना करना। निजी क्षेत्र के कार्य जो है ना, इस प्राइवेट क्षेत्र के कार्य किस क्षेत्र में स्थापित है? ICICI जो देती है उद्यमों की सहायता, तो निजी क्षेत्र को देता है। ठीक है, ICICI जो है ना किसको सहायता देता है? प्राइवेट क्षेत्र को। कार्य ICICI का कार्य किस क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की सहायता करना है? तो निजी क्षेत्र का। ICICI का फुल फॉर्म भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम लिमिटेड होगा। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को किया गया था। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2016 को किया गया था। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 16 में ही कर दिया गया था। ओके, 14 में आए, 14 में प्रधानमंत्री के बाद 16 में कर दिया गया। ओके, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना किसके तहत की गई थी? दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 लाया गया था। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में लाया गया था। ठीक है, जो 1 अक्टूबर 2016 को स्थापना की गई थी भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड। श्रम ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? श्रम ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1946 को किया गया था। ओके, श्रम ब्यूरो की स्थापना किस
कब किया गया था? 1946 को, यानी देश आजाद होने से पहले ही लेबर ब्यूरो को स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1946 को। श्रम ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में। ओके, श्रम ब्यूरो किसके अंतर्गत में कार्य करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है। ओके, उद्योगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन जारी करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो जारी करता है। ठीक है, कौन ब्यूरो जारी करता है? श्रम ब्यूरो। उद्योगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। अब बीबी गिरी पता है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। ओके, बीबी गिरी जो राष्ट्रपति है चौथे, ये राष्ट्रीय श्रम संस्थान इनके नाम पर रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय कहाँ? नोएडा में है। ओके, 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? 24-25 में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में कितना % योगदान है? 27% है। ओके, कितना % है? 27.62%। 27.62% 24-25 में। 25-26 का नहीं, बल्कि 24-25 में जीडीपी में इंडस्ट्री क्षेत्र का योगदान कितना है? 27.62% है। 24-25 में औद्योगिक क्षेत्र देश के कुल कार्यबल का कितना % रोजगार देता है? 25% देता है रोजगार। 24-25 जो है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र देश के कुल कार्यबल का कितना % रोजगार देता है? तो 25% लोगों को रोजगार देता है। और जीडीपी में कितना % योगदान है औद्योगिक का? 27.62% है। ओके, 24-25 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? वृद्धि दर बताना है सेवा क्षेत्र का। 8.3 रहा है। सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में वृद्धि दर कितनी रही है 24-25 में? वृद्धि दर 8.3 रहा है। सर्विस सेक्टर में वृद्धि दर कितनी रही है? 8.3 रहा है। ओके, विदेश व्यापार किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में होता है। विदेश व्यापार किस मंत्रालय के देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के देखरेख में होता है। विदेश व्यापार जो है किस मंत्रालय के देखरेख में होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में होता है। और 8.3% वृद्धि की गई है सर्विस सेक्टर में। चौबीस 25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? अमेरिका होगा। चौबीस 25 में सबसे बड़ा व्यापारिक 24-25 में भारत और यूएसए के बीच कुल व्यापार कितना रहा? 131.84 बिलियन। भारत और यूएसए के बीच कुल व्यापार कितना रहा? 131.84 बिलियन। ओके, 131
0.84 बिलियन रहा भारत का व्यापार यूएसए के बीच में टोटल व्यापार लेन देन। ओके 24-25 में भारत का यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष कितना रहा? व्यापार अधिशेष भारत का रहा 41, ठीक है 41.8 बिलियन सरप्लस रहा। टोटल है 131.84 बिलियन लेन देन का, उसमें भारत सरप्लस ही रहा कितना? तो 41.8 बिलियन, लगभग 42 के आसपास। ओके 41.8 बिलियन। वर्ष 24-25 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? दूसरा चीन। 24-25 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन रहा है। ओके 24-25 में भारत का चीन का निर्यात कितना रहा है? 14.3 बिलियन। भारत चीन को एक्सपोर्ट किया 14.3 बिलियन का। भारत ने चीन को भेजा है, एक्सपोर्ट किया यानी 14.3 बिलियन का, जबकि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा कितना है? 99.2 बिलियन का, यानी चाइना ने 99.2 बिलियन अधिक भेजा है। ठीक है 99.2 बिलियन का व्यापार घाटा है 24-25 में भारत का। भारत 14.3 एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इंपोर्ट किया 99.2 बिलियन, तो इतना व्यापार घाटा हो गया ना। ओके 24-25 में भारत के शीर्ष 5 इंपोर्ट देशों में प्रथम स्थान पर कौन आता? आयातक देशों में सबसे पहले चीन आएगा, भारत चीन से मंगाता है। ठीक है 99 कितना परसेंट? 2%, लगभग 100 बिलियन के आसपास है ये 5 इंपोर्टर देशों में प्रथम स्थान पर चीन है। वर्ष 24-25 में भारत के शीर्ष आयातकों में प्रथम स्थान पर क्या रहा है? क्रूड पेट्रोलियम। ओके क्या रहा है? क्रूड पेट्रोलियम रहा है। 24-25 में भारत के शीर्ष 5 आयातकों में सबसे ज्यादा क्या आया है? क्रूड इंपोर्ट हुआ है। भुगतान संतुलन किस अवधि के लेन देन को दर्शाता है? भुगतान संतुलन किस अवधि के लेन देन को दर्शाता है? 1 वर्ष के लिए। ओके भुगतान संतुलन किस अवधि के लेन देन को दर्शाता है? 1 वर्ष का दर्शाता है। भुगतान संतुलन खाते के कितने मुख्य भाग होते हैं? 2। भुगतान संतुलन खाते के लिए कितना भाग है? 2 भाग है। भुगतान संतुलन किस अवधि के लेन देन की दर्शाता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में 2 मुख्य भाग है। चालू खाते के अंतर्गत अदृश्य मदों में कौन सी सम्मिलित है? अदृश्य मदों में चालू खाते के अंतर्गत में अदृश्य मद में कौन है? बीमा भी है, परिवहन भी है, पर्यटन भी है। ओके बीमा, परिवहन, पर्यटन भी है। चालू खाते के अंतर्गत मदों में कौन सम्मिलित है? बीमा, परिवहन, पर्यटन, ये चालू खाते के अंतर्गत अदृश्य मदों में शामिल है। ओके कौन कौन? बीमा, परिवहन और पर्यटन है। पूंजी खाते में किस प्रकार की प्रविष्टियां की जाती है? पूंजीगत लेन देन होता है। पूंजी खाते जो होती है इसमें किस प्रकार की प्रविष्टियां यानी अपेंडिक्स से किस प्रकार का अपेंडिक्स की जाती है? तो पूंजीगत लेन देन को किया जाता है। ओके चालू खाते के अंतर्गत अदृश्य मद कौन कौन सा? बीमा, परिवहन, पर्यटन सभी। ओके
भारत में चालू खाते में घाटे की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? चालू खाते में घाटे का मुख्य कारण क्या है? व्यापार संतुलन का निरंतर प्रतिकूल रहना। ओके, निरंतर प्रतिकूल रहना। भारत में चालू खाते में घाटे की स्थिति का मुख्य कारण क्या बताया गया है? व्यापार संतुलन का निरंतर प्रतिकूल रहता है, जिस कारण से भारत में चालू खाते इस मुख्य कारण रहा है घाटे का। ठीक है, व्यापार संतुलन जो होता है निरंतर अपोजिट रहा है। ठीक है, जिस कारण से चालू खाता घाटा होता है। चालू खाते घाटे से क्या तात्पर्य है? विदेशों के लिए देयता विदेशों से प्राप्तियों से अधिक होना। चालू खाते घाटे का मतलब क्या है? विदेशों के लिए देयता विदेशों से प्राप्तियों से अधिक होना, यानी विदेशों से जितना प्राप्त नहीं है उतना विदेशों के लिए देयता है। ठीक है, देयता अधिक हो जाता है। विदेशों के लिए देयता विदेशों से जो प्राप्त हुए उससे अधिक होना, इसे कहते हैं चालू खाते का घाटा। यानी विदेश में ज़्यादा भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं कम, तब चालू खाता घाटा होगा। इससे क्या होगा कि मतलब ये चीज़ कहने का है कि कोई प्रोडक्ट को आप जितना भेजना चाह रहे हैं जितना पैसा में, उससे आप लॉस कम दाम में भेज रहे हैं, इससे क्या होगा? चालू खाता घाटा बढ़ेगा ही। ओके, अदृश्य मदों का संबंध किससे है? अदृश्य मद जो है बीमा, परिवहन, पर्यटक है और उपहार भी है। ठीक है, उपहार जैसी सेवाएं हैं, ये चालू खाते का घाटा है। अदृश्य मद कौन कौन से आते हैं अदृश्य ग्रुप में? बीमा, परिवहन, पर्यटन और उपहार जैसी सेवाएं आती है। ओके, भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाते का महत्व किस कारण से है? यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता को दर्शाता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में देखना है तो चालू खाते का महत्व किस कारण से है? चालू खाते का महत्व है कि ये अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को दर्शाता है। किसको? सुदृढ़ता, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता दिखाता है। अगर चालू खाता आपका ठीक ठाक मजबूत है तो तब आपका अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा। ओके, सुदृढ़ता को दर्शाता है चालू खाता। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ओके, देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मेक इन कार्यक्रम का उद्देश्य है। और BIFR किस महीने प्रभावी हुआ था? मई 1987 में। ओके, जनवरी में बन गया था लेकिन 1987 में BIFR इफेक्टिव हो गया था, मई 1987 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को। ओके, 1993 में गठित ओंकार गोस्वामी समिति ने किस संस्था की भूमिका में परिवर्तन की बात की थी? BIFR
पहले तो ये याद रखना है, ओंकार गोस्वामी समिति कब गठित किया गया था? 1993 में। ओके, 1993 में ओंकार गोस्वामी समिति गठित किया गया। इसने किस संस्था की भूमिका में परिवर्तन की बात की थी? VIFR की बात की थी। ओके, कि VIFR में परिवर्तन किया जाए। कब किया गया था? 1993 में। ओके, मुंबई कांड था ना 1993 में जो हुआ था, उसी साल के आसपास से गठित किया गया था ओंकार गोस्वामी समिति। ओके, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो प्रतीक निर्मित शेर है, ये किससे प्रतीक है? कोक से लिया गया है। बाल कृष्ण इराडी समिति ने किस संस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया था? VIFR की समाप्त करने का सुझाव दिया था। कि समाप्त कर दिया जाए VIFR का, बाल कृष्ण इराडी ने। ठीक है, बाल कृष्ण ने कहा था बोल्ड कर दीजिए। बाल कृष्ण ने क्या कहा था? बोल्ड कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। ठीक है, समाप्त कर दीजिए। B फॉर बाल, B फॉर VIFR, B फॉर बाल, B फॉर VIFR। ठीक है, अब बोल्ड करने के लिए कहा था, B फॉर बोल्ड। ठीक है, ट्रिपल B से याद करना है। बालकृष्ण समिति व VIFR को कहा था क्या? बोल्ड करने के लिए। ठीक है, बोल्ड मैंने समाप्त करने के लिए बालकृष्ण इराडी समिति ने किया था। जबकि ओंकार गोस्वामी समिति ने क्या कहा था? कि VIFR में परिवर्तन किया जाए। ओके, और ICICI बैंक जो है ये क्या करती है? निजी क्षेत्र को मजबूत करती है वित्त प्रदान करके। ठीक है, यदि रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव ना हो तो NCLT क्या कर सकता है? अगर नहीं हो तब C उन्हें विलय कर सकता है या पुनर्गठन का आदेश दे सकता है। ठीक है, विलय कर सकता है या पुनर्गठन का आदेश दे सकता है। अगर रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव ना हो तब NCLT क्या कर सकता है? उसे विलय कर सकता है या पुनर्गठन का आदेश दे सकता है। कौन? NCLT देगा। ओके, NCLT का काम है रुग्ण इकाइयों की जांच करना। ओके, जांच करके व्यवस्था करने की बात की गई। तो किस प्रकार की व्यवस्था करेगा? ये विलय कर सकता है या पुनर्गठन का आदेश दे सकता है। कौन? NCLT। अगर रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव ना हुआ तो क्या कर सकता है? विलय या पुनर्गठन। रुग्ण कंपनियों के पुनर्वास हेतु किस अधिनियम में संशोधन किया गया? कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया था। रुग्ण कंपनियों को पुनर्वास हेतु, अब पुनर्वास करिए तो निश्चित है कि एक्ट में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा, चाहे विलय करिए चाहे पुनर्वास करिए। तो अब रुग्ण कंपनी के लिए जो भी अधिनियम बनाया गया है उसे परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये परिवर्तन कौन कर सकता है? NCLT। कौन करेगा? NCLT करेगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? IFCI की स्थापना कब की गई थी? 48 में किया गया था, 1948 में। ठीक है, 1 जुलाई 1948 को किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1948 को। पुनर्वास उपकर की व्यवस्था, पुनर्वास करने के लिए जो उप टैक्स लगेगा
यानी सब टैक्स का दर क्या निर्धारित किया गया था? आधा से 1% किया गया था। और IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुआ था। IFCI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संविधान के विशेष अधिनियम के द्वारा। IFCI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संविधान के विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया था। संविधान का जो विशेष अधिनियम है उसके द्वारा किसे किया गया था? IFCI की स्थापना। IFCI का फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। ठीक है। 48 में स्थापना किया गया था, 1 जुलाई 1948 को। ICICI की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ICICI क्या करती है ना, प्राइवेट संस्था को लोन प्रोवाइड करती है निजी क्षेत्र का। 1955 में किया गया था। ठीक है। ICICI की स्थापना 1955 में और 1948 में 1 जुलाई 1948 को IFCI का, ठीक है, देश आजाद होने के 1 साल बाद ही 48 में कर दिया गया था IFCI का। फिर ICICI की स्थापना 1955 में कर दिया गया था। ठीक है। और IFCI किन क्षेत्रों को साख प्रदान करता था? प्राइवेट हो या निजी हो, दोनों। ठीक है। निजी हो या प्राइवेट, ये दोनों को ही साख प्रदान करता था। ओके। जो भी इंडस्ट्री का जो साख होता है उसे प्रदान करता, निजी क्षेत्र हो या सहकारी क्षेत्र हो, इसे करता था। ओके। लेकिन ICICI केवल प्राइवेट के लिए था। 1955 में स्थापना किया गया था। ICICI की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत में किया गया था। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था ICICI की स्थापना। ओके। ICICI किन कार्यों में सहायता प्रदान करता है? स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण। ICICI किन कार्यों में सहायता प्रदान करता है? स्थापना कर सकता है, विकास कर सकता है तथा आधुनिकीकरण कर सकता है। ठीक है। इस सब में सहायता करेगा कौन? ICICI। लेकिन निजी क्षेत्र को याद रखिएगा। स्थापना करवा सकता है प्राइवेट क्षेत्र को, यानी लोन दे सकता है, विकास करवा सकता है या फिर मॉडर्नाइज कर सकता है। ठीक है। 1955 में स्थापना किया गया था। औद्योगिक वित्त क्षेत्र के में सर्वोच्च स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का है। ओके। IDBI कहलाता है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का है। विकास बैंक का है। ओके। ICICI केवल प्राइवेट को देता है, जिसका उद्देश्य है स्थापना करना, विकास करना या फिर मॉडर्नाइज करना, ICICI करेगा। ठीक है। IFCI 1948 में ही गठित किया गया था भारतीय संविधान के विशेष अधिनियम के द्वारा। ओके। भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड किसे विनियमित करता है? दिवालियापन पेशेवर या पेशेवर एजेंसियां है और सूचना उपकरण है, ये क्या करती है? भारतीय दिवाला बोर्ड, भारतीय दिवाला या शोधन अक्षमता बोर्ड, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड किसे विनियमित करता है, यानी रेगुलेट करता है? दिवालियापन पेशेवर जो हो उसे करता है या फिर पेशेवर एजेंसियां और सूचना उपकरण होती है, ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। ओके। भारतीय दिवाला या शोधन क्षमता बोर्ड क्या करेगी? जो दिवालापन पेशेवर हो गया उसे रेगुलेट करेगा या फिर पेशेवर एजेंसियां उसे रेगुलेट करेगी? या तो दिवालियापन जो पेशेवर है, जैसे व्यक्ति हो गया, दिवालियापन हो गया तो उसे रेगुलेट करेगा या फिर
जो एजेंसी है, ठीक है, उसे क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और साथ ही साथ सूचना उपक्रम को भी। निम्न में से कौन भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड के अंतर्गत आता है? तो सभी आता है। कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प आता है, व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प आता है, और कॉर्पोरेट परिसमापन आता है। कॉर्पोरेट परिसमापन आता है। ओके, फिर से सुनिएगा। भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कॉर्पोरेट वाला भी आता है, व्यक्तिगत वाला भी आता है। ओके, कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प, या फिर व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प, या फिर कॉर्पोरेट परिसमापन। ओके, परिसमापन भी। कॉर्पोरेट दिवालिया, व्यक्तिगत दिवालिया या कॉर्पोरेट परिसमापन, ये तीनों आता है भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता के अंतर्गत में। ठीक है, ये क्या करेगा ना, दिवालियापन जो पेशेवर उसे रेगुलेट करेगा, या फिर एजेंसी है उसे रेगुलेट करेगा। ओके, श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लेबर ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में और चंडीगढ़ में है। कहाँ है? शिमला में और चंडीगढ़ में है। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला और चंडीगढ़ में है। ओके, श्रम ब्यूरो किससे संबंधित आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है? मजदूरी, कमाई और उत्पादकता, ये जो है श्रम ब्यूरो संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। मजदूरी, कमाई और उत्पादकता, ये तीन जगह जो है श्रम ब्यूरो किससे संबंधित आंकड़ों एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो मजदूरी हो या कमाई हो या उत्पादकता। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है या चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत में आएगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत में आता है श्रम ब्यूरो। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? लेबर का जो शिक्षा बोर्ड है कहाँ है? ये नागपुर में है। ठीक है, कहाँ है? नागपुर में है। लेबर शिक्षा बोर्ड कहाँ है? नागपुर में। जबकि चंडीगढ़ में ये कहा क्या है? इसका श्रम ब्यूरो का मुख्यालय है चंडीगढ़ और शिमला में। ओके, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। और बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? आपका नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय नोएडा में है। ओके, जबकि श्रमिक ब्यूरो का मुख्यालय है आपका चंडीगढ़ में। ओके, औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो औद्योगिक में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भी है, मिनरल्स भी है, माइंस एंड मिनरल्स भी है, एवं बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर आपूर्ति या गैस भी है। ये सब आपका औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित है। मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, माइंस और मिनरल्स भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई भी है और गैस भी है। ओके, ये सब औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ओके, खनन हो या उत्खनन, ये भी जिसे माइंस या मिनरल्स कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। वर्ष 24-25 में औद्योगिक क्षेत्र की जीवीय वृद्धि दर कितनी रही है? जीवीय वृद्धि दर कितनी रही है? 6%, 6.2% जीवीय वृद्धि दर 24-25 में। जीवीए वृद्धि दर कितना रहा? 6.2% रहा है।
ओके, जबकि 24-25 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर कितनी रही है? 3.8%। 24-25 में कृषि एवं संबद्ध जो गतिविधि है इसकी वृद्धि दर कितनी रही है? 3.8%। ओके, जीवीए वृद्धि दर कितना रहा है? 6.2। ओके, 24-25 में औद्योगिक क्षेत्र का जीवीए होता है ना, और 24-25 में औद्योगिक क्षेत्र देश के कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत रोजगार देता है? 25% लोगों को रोजगार देता है औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र का जीवीए होता है, ये वृद्धि दर कितनी रही है? 6.2 24-25 में। ओके, कृषि का 24-25 में संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर कितनी रही है? 3.8%। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत के कुल निर्यात का मूल्य कितना रहा है? 824.9 बिलियन। ठीक है, 824.9 बिलियन रहा है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के कुल निर्यात का, कुल एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना रहा है? 824.9 बिलियन, यानी 825 के आसपास, लगभग 0.1 कम है, 824.9 बिलियन रहा है। वित्त वर्ष 24-25 में सेवा निर्यात का मूल्य कितना रहा है? 387.5 बिलियन डॉलर। ओके, 387.5 बिलियन डॉलर रहा है। ओके, मिलियन बिलियन ये सब डॉलर के लिए ही ना पाता है। 387.5 बिलियन डॉलर रहा है 24-25 में सेवा निर्यात का वैल्यू। सेवा क्षेत्र का एक्सपोर्ट कितना परसेंट रहा? 387.5 बिलियन। और कुल कितना रहा है? 824.9। ओके, विदेश व्यापार किस मंत्रालय के देखरेख में क्या करता है? कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत में। वित्त वर्ष 24-25 में यूएसए को भारत का निर्यात कितना रहा है? 24-25 में यूएसए को कितना निर्यात रहा है? 86.51 रहा है। ओके, 24-25 में भारत का एक्सपोर्ट कितना रहा है? 86.51 रहा है। ओके, 24-25 में भारत का यूएसए से आयात कितना रहा है? 45.33। ओके, 45.33 मंगाया है, जबकि एक्सपोर्ट किया 86.51। 86.51 एक्सपोर्ट किया है भारत ने, ठीक है, यूएसए को, जबकि 45.33 इंपोर्ट किया यूएसए से। ओके, सरप्लस रहा, टोटल जोड़ दीजिएगा तो 131.84% रहा। ओके, 131.84 बिलियन रहा। ओके, 24-25 में भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा है? 24-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा है? 127.7 बिलियन। ओके, 127.7 बिलियन रहा है भारत और चीन के बीच व्यापार। ओके, भारत और चीन के बीच 24-25 में चीन से आयात कितना रहा है? 113.5 बिलियन इंपोर्ट किए हैं भारत का चीन से आयात। भारत ने मंगाया है चीन से 113.5 मंगाया है, जबकि इन दोनों के बीच में व्यापार कितना है? 127.7। मिल दोनों को जोड़िएगा तो, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है, दूसरा नंबर पर पहला अमेरिका। ओके, 24-25 में भारत के शीर्ष निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर कौन है? भारत ने एक्सपोर्ट किया है यूएसए को सबसे ज़्यादा। ओके, इसको यूएसए को गया है। 24-25 में भारत के शीर्ष 5 निर्यातक देशों में कौन सम्मिलित है? निर्यातक देशों में कौन सम्मिलित है भारत का?
नीदरलैंड। 24-25 में भारत के शीर्ष 5 निर्यातक देशों में कौन सम्मिलित है? नीदरलैंड होगा। भारत के शीर्ष 5 निर्यातक देशों में इसमें से कौन है? निर्यात किया भारत ने किसको? नीदरलैंड को किया है। ओके, नीदरलैंड को। 24-25 में भारत के शीर्ष 5 आयातकों में कौन शामिल है? सबसे ज़्यादा कौन आता है? कपास आएगा ही, क्योंकि भारत मंगाता है मशीन और उपकरण कपास से भी ज़्यादा। मशीन और उपकरण 5 आयातक सामान है। मशीन कपास से भी ज़्यादा मशीन और उपकरण मंगाता है। 5 इम्पोर्टर में सबसे कौन सम्मिलित है भारत के शीर्ष 5 आयातों में 24-25 का? तो मशीन और उपकरण है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किससे है? किसी देश का एक वर्ष में अन्य देशों के निवासियों के साथ समस्त लेन देन। अन्य देशों के निवासी जो है ना, उसके साथ लेन देन कितना होता है किसी देश का? एक देश का दूसरे देश के जो निवासी है उसके साथ लेन देन, उसे कहते हैं भुगतान संतुलन। एक देश का दूसरे देश के निवासी के साथ लेन देन, पूरा लेन देन को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है। 24-25 में भारत शीर्ष आयातों में प्रथम स्थान पर क्रूड ऑयल रहा है। ठीक है, उसमें से मशीन उपकरण भी रहा है। ठीक है। भुगतान संतुलन खाते के 2 भाग कौन कौन से हैं? चालू खाता और पूंजी खाता। भुगतान संतुलन के 2 खाता कौन कौन से हैं? चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाता, पूंजी खाता है। चालू खाते में निम्न में से क्या सम्मिलित किया जाता है? वस्तुगत व्यापार, आयात और निर्यात। आयात निर्यात किया जाता है। वस्तुगत जो व्यापार होता है ना, आयात निर्यात दोनों। ठीक है, चालू खाते में दोनों शामिल किया जाता है, आयात निर्यात, यानी आने जाने का चालू खाता को कहा जाता है। भुगतान संतुलन के लिए 2 खाता होता है। कौन कौन? चालू खाता, पूंजी खाता। अब चालू खाता में आना जाने वाला पैसा, वस्तुगत व्यापार को देखा जाता है। पूंजी खाते में निम्न में से कौन सम्मिलित है? पूंजी खाते में कौन सम्मिलित है? ऋण की प्राप्तियां और अदायगियां। ऋण की प्राप्तियां, अदायगियां, यानी ऋण कितना प्राप्त किए हैं और दिए हैं, लेना देना का। पूंजी खाते में ऋण का है, लेना देना है, ऋण का लेना देना, जबकि उसका व्यापार का, वस्तुगत व्यापार का आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट है चालू खाते में। और पूंजी खाते में लोन का आना जाना, लोन का आना जाना। पूंजी कह रहा है तो पैसा से ही संबंधित है आना जाना। ठीक है, और उसका व्यापार से आना जाना है चालू खाते में। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता जानने के लिए किस खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है? चालू खाता। अर्थव्यवस्था आपका मजबूत है कि नहीं है, इसे देखना है तो सबसे पहले यह है कि चालू खाता देखिए। ठीक है, चालू खाता। अब पूंजी खाते में ऋण का लेना देना लिखा होता है। फिर करेंसी का लदान भी कितना है ये भी देखना होता है। करेंसी का लदान कितना है ये भी। स्वर्ण का हस्तांतरण कितना है, यानी सोना का लेना देना भी कितना है, ये भी सब पूंजी खाते में आता है। करेंसी लदान भी पूंजी खाते में आता है। ऋणों की प्राप्तियां और अदायगियां, ये दोनों ही आता है पूंजी खाते में। चालू खाते में आधिक्य की स्थिति कब मानी जाती है? कब मानी जाएगी? जब प्राप्तियां देयता से अधिक हो, जब प्राप्तियां देयता से अधिक हो, जब प्राप्तियां देयता से अधिक हो, यानी जितना दिए उससे अधिक प्राप्त होना चाहिए, तब चालू खाते में आधिक्य की स्थिति कहेंगे। आप मजबूती स्थिति देखना इकोनॉमिक्स का, तो चालू खाते को ही देखिए। वस्तुगत व्यापार का संबंध किससे है? आयात निर्यात से है। वस्तुगत व्यापार का मतलब क्या है? आयात निर्यात से है। आइए चालू खाते में देखा जाता है वस्तुगत व्यापार किससे जुड़ा हुआ है? चालू खाते से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वस्तुगत व्यापार आयात निर्यात से है संबंध। ठीक है, इसमें प्राप्तियां देयता से अधिक हो, प्राप्तियां जो हो देयता से जितना हम दिए उससे अधिक होना चाहिए। चालू खाते का आधिक्य शेष का मतलब हुआ। ठीक है, चालू खाते में आधिक्य की स्थिति कब मानी जाती है? यानी अधिक है चालू खाते में आपका, जब आपने अधिक प्राप्त किया हो, जितना दिया उससे अधिक। ओके, चालू खाते घाटे से क्या तात्पर्य है? विदेशों के लिए देयता और विदेशों से प्राप्तियां से अधिक के होना। ओके,
अगर ज़्यादा आप पाते हैं तब आपका चालू खाता ठीक है, मजबूत है, यानी आपका देश का अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है। प्राप्त करते हैं तब, लेकिन देते हैं तो कमज़ोर है आपका अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स लेसन। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा दोस्तों। थैंक यू।